हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पेक्टेकुलर वन। मैं शिवांशु तिवारी आज से क्लास 10th की साइंस क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपके लिए और बेहतर प्रयास कर सकें। सो फ्रेंड्स, चलिए हम अपना एपिसोड फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एपिसोड। सबसे फर्स्ट टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का नाम सुनते ही हमारे माइंड में एक क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट सम एग्जांपल्स। बाय कंसीडरिंग these examples we can learn about chemical reaction. So first one is फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, यानी कि जैसे कि फूड हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है वह एक केमिकल प्रोसेस है, मींस केमिकल रिएक्शन है। सेकंड, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसका मतलब यह है कि अगर आयरन को हम ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में रख देते हैं तो जो आयरन है वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फेरस ऑक्साइड बना लेता है, तो जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। थर्ड है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मींस ये है कि हम रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो यह भी एक केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत आता है। यानी कि नेचुरली हम देखें तो इन सभी सब्सटेंसेस में कुछ न कुछ चेंजिंग जरूर आ रही है। जैसे कि फूड अगर डाइजेस्ट हो रहा है तो वह कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो रहा है या अनदर फॉर्म में चेंज हो रहा है। आयरन जो है आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है। रेस्पिरेशन में हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। तो यहां पर बहुत ढेर सारे केमिकल चेंजेस आते हैं जिनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो जिसका मतलब ये हुआ कि whenever a chemical change occurs we can say that a chemical reaction has taken place। यानी कि अगर हम केमिकल रिएक्शन को सरल और सिंपल भाषा में समझना चाहें तो यूं कह सकते हैं कि जब भी किसी सब्सटेंस में कुछ भी चेंजिंग दिखाई दे, केमिकल चेंजिंग दिखाई दे हमें, तो हम उसको ऐसा बोल सकते हैं कि वह केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात अगर हम करें तो इस केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए हम एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। इसका मतलब यह है कि मैग्नीशियम रिबन को एयर में हम अगर जलाते हैं तो जलाते हैं और इसके जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड वॉच ग्लास में क्या होता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। तो यह एक केमिकल चेंज है। कैसे होता है इसको हम चलिए देखते हैं। यहां से क्या करते हैं कि हम एक बर्नर ले लेते हैं और बर्नर लेते हैं, फिर मैग्नीशियम रिबन लेते हैं। उस मैग्नीशियम रिबन को हम टंग के थ्रू पकड़ लेते हैं और पकड़ के जब हम बर्नर को जलाते हैं उस मैग्नीशियम रिबन को उस फ्लेम के कांटेक्ट में लेकर के आते हैं। तो क्या होता है कि जो फ्लेम है मींस मैग्नीशियम रिबन और फ्लेम जलने लगते हैं और एक वाइट स्पार्किंग होती है। फिर क्या होता है कि जो वॉच ग्लास हमने यहां पर रखा हुआ है, इस वॉच ग्लास में मैग्नीशियम ऐश कलेक्ट हो जाता है। मैग्नीशियम ऐश कलेक्ट हो जाता है जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि मैग्नीशियम रिबन जलता है और जलने के बाद एक व्हाइट फ्लेम निकालता है और फिर वह मैग्नीशियम जो है वह मैग्नीशियम ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। उस मैग्नीशियम ऐश को हम वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेते हैं। यह ऐश ही मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। इसका मतलब यह हुआ कि मैग्नीशियम रिबन जला तो और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। इसका मतलब यह हुआ कि मैग्नीशियम जो है वह मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जा रहा है।
ठीक है, इसका मतलब यह है कि यहां से हम यूं समझ सकते हैं कि यहां पर एक केमिकल चेंज हो रहा है, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, यानी कि एक केमिकल चेंज हो रहा है। तो क्या हुआ कि इसको हम केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। सिंपल और सरल भाषा में हम क्या करते हैं कि केमिकल इक्वेशन लिखते हैं इसके लिए, यानी कि इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट हमने समझा, अब इसको हम केमिकल इक्वेशन में लिख लेते हैं, यानी कि इक्वेशन में इसको लिखा जा सकता है, यानी कि इस पूरे प्रोसेस को हम एक रिएक्शन या एक इक्वेशन के जरिए समझ सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन जो होता है वह सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में यूज सकते हैं, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन का ही एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल इक्वेशन। तो जो अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा, मैग्नीशियम को एयर के साथ बंद कराया जाता है, उसका और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो इसका एक वर्ड इक्वेशन सबसे पहले लिख लेते हैं, यानी कि क्या, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दिस गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह वर्ड इक्वेशन है। इस वर्ड इक्वेशन में क्या है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दिस गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा हुआ है, यानी कि यहां पर कोई भी सिंबल नहीं है अभी तो केवल और केवल इसको हमने क्या किया, वर्ड्स में लिखा हुआ है। अब हम मैग्नीशियम का सिंबल लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन का और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो जब इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंटेट करते हैं तब हमारा वह केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो चलिए, सबसे पहले मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है वह होता है Mg, प्लस ऑक्सीजन के लिए O2, दिस गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड मींस MgO। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमने ये पूरा रिएक्शन लिखा। यहां पर एक चीज और समझा दूं आपको कि यहां पर जो ये एरो दिखा रहा है, एरो जिस साइड में लगा होता है, इसका माउथ जिधर को होता है उधर ही हमारा रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रहा होता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये जो लेफ्ट साइड है, इस लेफ्ट साइड में हम रिएक्टेंट्स को लिखते हैं और एरो के राइट साइड में हम क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट्स को लिखते हैं, यानी कि Mg और O2 दोनों रिएक्टेंट्स हैं। यह आपस में रिएक्ट करके हमारा क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, यानी कि MgO। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। क्लियर। अब ये, हालांकि यह हमारा कोई बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, इसको बैलेंस करना भी हम आगे बताएंगे। तो हम यह कह सकते हैं कि अगर हमें कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखना है या कोई केमिकल चेंज देखना है तो उस चीज को हम क्या कर सकते हैं कि ऑब्जर्व कर सकते हैं या केमिकल रिएक्शन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। इस तरीके से क्या क्या चीजें हम ऑब्जर्व उसमें करें ताकि हमें पता चले कि यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सबसे पहला क्या होता है कि हम उसके स्टेट में, यानी कि क्या स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है कि गैसेस स्टेट में है या फिर एक्वस स्टेट में, जिस भी स्टेट में होता है हम उसको सबसे पहले स्टेट देखते हैं कि क्या वह उसका स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से गैस हो रहा है या फिर गैस से लिक्विड हो रहा है, क्या हो रहा है। या फिर सेकंड अगर हम देखें तो कलर में चेंजिंग देख सकते हैं, कलर में भी अगर चेंजिंग आती है तो क्या होता है, वहां पर कोई केमिकल इक्वेशन बन रहा है, यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। दूसरा हम देख सकते हैं बाई एवोल्यूशन ऑफ गैस और बाई चेंज इन द टेम्परेचर, गैस का एवोल्यूशन हो रहा है या टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वी कैन ऑब्जर्व और रिकॉग्नाइज द केमिकल रिएक्शन बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन स्टेट, कलर, बाय एवोल्यूशन ऑफ गैस और बाय चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि इक्वेशन को बैलेंस करना भी हम सिखाएंगे यहां पर, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि बोर्ड एग्जाम्स में यह बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग इक्वेशन। हमारे 2 मार्क्स तो कम से कम पक्के ही करेंगे, यह इक्वेशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, एग्जाम्स में इक्वेशन बैलेंस करने के लिए बहुत टाइप्स के पूछे जाते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन करके भी दे सकता है, कोई भी इक्वेशन दे दे। अगर मान लीजिए जैसे दे दे कि मैग्नीशियम को बर्न किया गया है एयर के प्रेजेंस में और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो यहां पर हमें क्या करना है कि इसका इक्वेशन लिखना है, मींस केमिकल फॉर्मूला लिखना है और फिर इसको बैलेंस भी करना है। तो यह हमारा 2 मार्क्स के पक्के हो जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। तो चलिए हम बैलेंसिंग इक्वेशन को समझने से पहले
क्या समझ लेते हैं कि हमें समझना बैलेंसिंग इक्वेशन, इसको समझने से पहले हमें समझना होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको हमें समझना जरूरी है। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझ जाते हैं अच्छे से, तो हम इक्वेशन को बैलेंस करना भी सीख जाते हैं और अच्छे से समझ जाते हैं कि किस तरीके से हमें इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो इसको समझने से पहले हम प्रीवियस क्वेश्चन पर चलते हैं, मींस यहां पर केमिकल इक्वेशन पर। ओके, केमिकल इक्वेशन में हमने अभी आपको बताया हुआ था कि Mg प्लस O2 दिस गिव्स आउट MgO। यहां पर जो लेफ्ट साइड है, इस लेफ्ट साइड का जो टोटल मास है वह हमारे राइट साइड के एलिमेंट्स या प्रोडक्ट्स के टोटल मास के इक्वल होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वह यह बोलता है कि टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। ओके, यानी कि जो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स है वह हमारे टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, तब जाकर के यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहां पर ना तो उसके मास में लॉस होगा, ना ही उसके मास में इंक्रीमेंट होगा, बल्कि कोई भी प्रोडक्ट बन जाए उसका जो मास होता है वह दोनों साइड में सेम ही रहता है। ओके, तो चलिए हम यहां पर बात करते हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन को। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले बैलेंसिंग इक्वेशन के लिए कुछ समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। यहां पर देख लेते हैं, वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन सो दैट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स इक्वल होना चाहिए दोनों साइड में, जैसा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने अभी आपको बताया। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यह इक्वेशन समझते हैं कि Fe प्लस H2O दिस गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2। यह एक इक्वेशन बना दिया गया है एग्जाम्पल के रूप में। यानी कि जो आयरन है वह हाइड्रोजन, दैट मीन्स जो हमारा वाटर है उसके साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन करके Fe3O4 बना रहा है, यानी कि और हाइड्रोजन गैस निकाल रहा है। तो यहां पर इसको हमें क्या करना है, बैलेंस करना है इसको। यानी कि यहां पर अगर हम Fe की बात करें लेफ्ट साइड में, तो Fe लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड में Fe3 है। तो इस तरीके से हमारा यहीं से पता चल रहा है कि यह अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने एक चार्ट बना लिया है जिसमें 3 कॉलम बनाए हुए हैं। फर्स्ट कॉलम में हमने एलिमेंट्स के नेम लिखे हुए हैं, सेकंड में नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स लिखा हुआ है, और थर्ड कॉलम में लिखा हुआ नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स RHS। तो जैसा कि आयरन लिखा हुआ, आयरन हमारा लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में 3 है। हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड में 1 है और राइट हैंड में 4 है। तो अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम एक सिंपल तरीका आपको बताते हैं बैलेंस करने के लिए, कि हम सभी एलिमेंट्स को देख लेते हैं, जितना भी नंबर होता है उस नंबर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख ही लेते हैं, Fe प्लस H2O दिस गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2O। अब यहां पर हमें क्या करना है कि आयरन को सबसे पहले हम इक्वल करते हैं। तो आयरन लेफ्ट साइड में हमारा 1 है, राइट साइड में क्या है, 3 है। तो अगर लेफ्ट में 1 है और राइट में 3 है, तो हमें सीधे पता चल रहा है कि इसको हमें 3 लेकर के आना है। यानी कि अगर हम इस आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यह Fe और यह Fe दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो चलिए करके देख लेते हैं हम एक बार। लीजिए, हमने कर भी दिया। यानी कि अब यहां पर Fe3Fe प्लस H2O दिस गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है,
आयरन का 3 एटम और यहां पर 3 एटम आयरन के दोनों साइड में हमारे क्या हो रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। अब हम H2 की बात कर लेते हैं। H2 मींस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो लेफ्ट साइड में वो 2 है, इधर भी मींस राइट साइड में भी 2 है, तो दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो हम नेक्स्ट एटम पर आते हैं, मींस नेक्स्ट एलिमेंट पर आते हैं, यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारा लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड में कितना है, 4। तो किस तरीके से इसको करते हैं, चलिए देखते हैं। यहां पर हम ऑक्सीजन को इक्वल करने के लिए अगर इधर 4 है तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। 4 से अगर हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हाइड्रोजन 8 हो जाएगा और इधर हाइड्रोजन 2 होगा, तो हमें इधर हाइड्रोजन पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तब जाकर के हाइड्रोजन भी बैलेंस होगा और ऑक्सीजन भी बैलेंस होगा। तो कैसे करते हैं, चलिए देख लेते हैं। यह देखिए हमने क्या किया, 3Fe प्लस 4H2O, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई किया तो इधर H2 8 हो गया और ऑक्सीजन 4 हो गया। जैसा कि 4 ऑक्सीजन राइट साइड में भी 4 ही है और राइट साइड में हाइड्रोजन भी क्या हो गया, 8 हो गया। यानी कि ओवरऑल हम ये देखें तो क्या हो गया, हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। यह हमारा टोटल पूरा का पूरा इक्वेशन बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब यहां पर कुछ चीजें अगर हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन और उठ रहा होगा कि हमने ब्रैकेट में S लिखा हुआ है, फिर G लिखा हुआ है दोनों साइड में इस तरीके से, ये SG ये सिंबल है क्या चीज, ये सिंबल होते हैं कि हमारे स्टेट को रिप्रेजेंटेट करते हैं कि वह एलिमेंट, वह सब्सटेंस किस स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है कि गैसेस स्टेट में प्रेजेंट है। तो यहां पर S का मतलब होता है सॉलिड स्टेट, G का मतलब होता है गैसेस स्टेट, L का मतलब होता है लिक्विड स्टेट और AQ का मतलब होता है एक्वस स्टेट। हम सॉलिड, लिक्विड और गैस तो जानते हैं लेकिन AQ के बारे में हमें बहुत कम पता है, मींस एक्वस के बारे में। एक्वस हम तब बोलते हैं जब कोई सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करके उसका एक सॉल्यूशन बना लिया जाता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, जैसे कि NaOH हमारा यह एक एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो चलिए हम यहां से एक और डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो चलिए एग्जाम्पल है हमारा जो कि NCERT में ही है, क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, दिस गिव्स आउट बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब हमें यहां पर देखिए, ये तो हमने सिंबल नहीं लिखा है, यहां पर हमने वर्ड केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है। तो वर्ड केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिखना है क्या, इसका केमिकल इक्वेशन लिखना है, यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका कर देंगे तो हमारा वो केमिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो बेरियम क्लोराइड का जो होता है वो होता है क्या, इस तरीके से, चलिए देख लेते हैं, BaCl2। ओके, BaCl2 बेरियम क्लोराइड को बोलते हैं, यानी कि BaCl2 बेरियम क्लोराइड का हो जाएगा। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस हो जाएगा। बेरियम सल्फेट को बोलेंगे BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड को बोलेंगे AlCl3। ओके, तो इस तरीके से पूरा का पूरा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हमने कर दिया है। अभी जो ये पूरा हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया है, एक केमिकल इक्वेशन लिखा है, यह केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। इसके लिए हम एक चार्ट बना लेते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स को हमें बैलेंस करना है सबसे पहले। तो चलिए बना लेते हैं। यह हमने चार्ट बना लिया है, इसको भी हमने 3 कॉलम में क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। और एक कॉलम में हमने एलिमेंट्स के नेम लिख दिए हैं, दूसरे कॉलम में हमने उनके नंबर्स लिख दिए हैं। ओके, लेफ्ट हैंड साइड का भी और राइट हैंड साइड का भी। जैसे बेरियम है, बेरियम हमारा लेफ्ट हैंड में 1 है, राइट हैंड में भी 1 है, यानी कि बेरियम तो इक्वल है। क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन जो है लेफ्ट हैंड में 2 है और राइट हैंड में 3 है। यहां पर एल्यूमिनियम जो है लेफ्ट हैंड में 2 है और राइट हैंड में 1 है। सल्फर की बात करते हैं, सल्फर लेफ्ट हैंड में 3 है और राइट हैंड में 1 है। ओके, तो इस तरीके से ऑक्सीजन 12 है लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में 4 है। इस तरीके से क्या है कि यहां पर सभी एलिमेंट्स के नंबर हमने लिख लिए हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो अब इन सभी एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, इक्वल करना है, सारे नंबर्स को बराबर कर लेना है। तो किस तरीके से बराबर करेंगे, जैसा कि हमने फर्स्ट
इक्वेशन में हमने बताया था आपको सेम वही प्रोसेस करना है, 1 by 1 एलिमेंट्स को इक्वल करते चलेंगे तो हमारा पूरा का पूरा ओवरऑल इक्वेशन जो होगा वो बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए यहां पर करके देखते हैं हम। तो सबसे पहले हमने BaCl2 लिखा, यानी कि वही सेम इक्वेशन हमने लिख लिया, यानी कि BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस, दिस गिव्स आउट BaSO4 प्लस AlCl3। तो यह हमने लिख लिया इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं कि इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बेरियम की बात करते हैं। बेरियम तो 1 है तो हम छोड़ देते हैं इसको, हम क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन यहां पर Cl2 है, इधर Cl3 है, तो हमें क्लोरीन को इक्वल करना है। क्लोरीन को किस तरीके से हम इक्वल कर सकते हैं, अगर हम क्या कर दें, इस इधर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा। इधर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्लोरीन 6 हो जाएगा, और अगर इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्लोरीन 6 हो जाएगा इधर भी। तो चलिए कर देते हैं भाई, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई देखिए हमने कर दिया। अब यहां पर 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस, दिस गिव्स आउट BaSO4 प्लस 2AlCl3। यह हमारा बन गया, यानी कि इधर भी 3 2 जा 6, यानी कि 6Cl हो गया, और इधर भी 3 2 जा 6Cl हो गया। अब हम बात करते हैं बेरियम का। बेरियम देखिए, अब तो बेरियम अनबैलेंस्ड हो गया, तो अब इस बेरियम को हमें बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस BaSO4 में हम 3 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो बेरियम भी इक्वल हो जाएगा। यानी कि चलिए कर देते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3BaSO4 यहां पर हो गया, यानी कि इधर 3Ba हो गया, इधर भी 3Ba हो गया। ओके, अगर हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं तो जो Al2 है वह Al2 इधर भी 2Al है, यानी कि एल्यूमिनियम अगर इधर 2 है तो इधर भी एल्यूमिनियम 2 है, यानी कि एल्यूमिनियम तो इक्वल है। सल्फर की बात करते हैं, सल्फर लेफ्ट हैंड साइड में 3 है और राइट हैंड साइड में 1 है, तो इसको हमें इक्वल करना है। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, इधर हालांकि तो इधर हमने बेरियम को इक्वल करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो दोनों साइड में क्या हो गया, सल्फर इक्वल हो गया। इस साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 12 है, इधर भी 12 है, यानी कि पूरा का पूरा ओवरऑल रिएक्शन हमारा क्या हो गया है, बैलेंस हो चुका है। तो हमने यह ओवरऑल रिएक्शन लिख लिया है, यानी कि 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस, दिस गिव्स आउट 3BaSO4 प्लस 2AlCl3। यानी कि यह पूरा इक्वेशन हमने लिख दिया है और यह ओवरऑल इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर ये पूरा का पूरा आपको नहीं समझ में आया है तो आप इसे समझ सकते हैं दोबारा रिपीट करके। ओके, तो चलिए हम अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। तो कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं वह डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब यह होता है कि 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तब हम उसे क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात करते हैं, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब यह हो गया कि यहां पर क्या होता है कि हीट आउट होता है। और एंडोथर्मिक की बात करते हैं, एंडोथर्मिक का मतलब यह होता है कि जो हीट होता है वह हीट इन होता है, यानी कि हीट का गेन होता है। ओके, और फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात अगर हम करते हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हमारा होता है, इसका मतलब यह हुआ कि कोई सब्सटेंस डिकम्पोज होके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। इसके हम कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे। पहला पार्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकेंड पार्ट है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड पार्ट है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब यह होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करके क्या करेगा, एक अपना नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। लास्ट जो है वह है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसका डिस्कशन की। तो इसको हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो डिटेल स्टडी करने के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।